नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश जो कि लोदी वंश है को लेकर आए हैं। तो लोदी वंश का समय है 1451 से 1526 ईस्वी तक, और जो इसके संस्थापक हैं यानी लोदी वंश के संस्थापक हैं वह हैं बहलोल लोदी, और इनका समय है 1451 से 1489 ईस्वी तक। यह बहलोल लोदी का समय है। तो यह प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक था, यानी जो अफगान साम्राज्य था यह यानी बहलोल लोदी पहला संस्थापक था। यह बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अफगान साम्राज्य समानता के अफगान साम्राज्य समानता के सिद्धांत पर आधारित था, यानी जो यह अफगान साम्राज्य था यह समानता के सिद्धांत पर आधारित था, अर्थात सुल्तान की स्थिति दरबार में श्रेष्ठ अफगान सरदार के समान थी। सुल्तान अपने अफगान सरदारों के साथ कालीन पर बैठकर बातचीत करता था, यानी जो सरदार थे उनके सामने या उनके साथ वह कालीन यानी दरी पर बैठकर उनसे बातचीत करता था। उसका रोज का भोजन किसी न किसी अफगान सरदार के घर से आता था, यानी जो बहलोल लोदी था उसका भोजन किसी न किसी दिन रोज हर एक सरदार के घर से आता था, यानी वह समानता में विश्वास करता था, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता था। बहलोल लोदी की प्रमुख उपलब्धि जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके 1479 ईस्वी में जौनपुर को दिल्ली में मिलाना था। 1486-87 में ग्वालियर के शासक कीर्ति सिंह ने बहलोल की अधीनता को स्वीकार किया। यहाँ से लौटते समय लू लगने के कारण 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। बहलोल लोदी ने 1/4 टंके के मूल्य के बराबर बहलोली सिक्का चलाया, जो अकबर के समय विनिमय का एक साधन बना रहा। अगला शासक है सिकंदर लोदी, और इनका समय है 1489 से 1517 ईस्वी तक। और बहलोल लोदी के बचपन का नाम जो था वह था निजाम खां। उनकी माता का नाम जयबंद, जो कि एक सुनार की पुत्री थी। सिकंदर लोदी का राजस्व सिद्धांत बहलोल लोदी के राजस्व सिद्धांत से भिन्न था। वह राज सिंहासन पर बैठता था तथा उसने अपने अमीरों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। इसने 1509 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की, यानी अगर पूछा जाए आगरा शहर की या नगर की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की, और उसका समय था 1509 ईस्वी। तथा इसके वजीर मियाँ भुआ ने 1505 ईस्वी में दिल्ली में मोठ मस्जिद बनवाया। सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए गज-ए-सिकंदरी नामक 39 खानों वाला प्रमाणिक माप तैयार करवाया। इसके वजीर गज-ए-सिकंदरी नामक 39 खानों इसके वजीर मियाँ भुआ ने औषधि शास्त्र के ग्रंथ तिब्बत-ए-सिकंदरी या फरहंग-ए-सिकंदरी का फारसी में अनुवाद किया। इसके काल में संगीत पर लज्जत-ए-सिकंदरी की रचना हुई। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों पर रोक लगा दिया। इसने मुहर्रम और ताजिए पर भी रोक लगा दिया तथा मुस्लिम महिलाओं को पीरों और
मज़ारों पर जाने पर भी रोक लगा दिया। पेन थोड़ा मोटी चल रही है, इसको पतली करना है। अब सही है। तो विजय विहार। सिकंदर लोदी ने अपने भाई बारबक शाह को जौनपुर का गवर्नर बनाया, किंतु जोगा के नेतृत्व में राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। अतः सिकंदर लोदी ने जोगा पर आक्रमण किया। अतः जोगा हुसैन शाह के शरण में चला गया। अब सुल्तान ने हुसैन शाह के ऊपर आक्रमण किया और हुसैन शाह बिहार भाग गया। अतः अब सुल्तान ने बिहार पर अधिकार कर लिया तथा हुसैन शाह को पराजित कर दिया। अगला है बंगाल अभियान। तो बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह को शरण दिया था। अतः सुल्तान ने इसके ऊपर आक्रमण किया, परंतु दोनों में संधि हो गई। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए तुलंबा के विद्वान अब्दुल्ला व अजीमुल्ला को बुलवाया। इसने भी नगर कोट के ज्वाला देवी मंदिर को तोड़वाकर उसे मांस तौलने वाले कसाईयों को दे दिया। इसने बोधन नामक एक हिंदू को इसीलिए मरवा दिया क्योंकि वह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को सत्य बताता था। अगला शासक है इब्राहिम लोदी और इनका समय है 1517 से 1526 ईस्वी तक। तो सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। उसने अपने अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। अतः इसके अमीरों ने इसके साम्राज्य को विभाजित कर जलाल खां को जौनपुर का शासक बनाया तथा इब्राहिम लोदी को दिल्ली का सुल्तान बनाया। परंतु बाद में इसने अपने भाई जलाल खां की हत्या करके जौनपुर पर अधिकार कर लिया। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के शासक मान सिंह व उसके पुत्र विक्रम सिंह को पराजित करके इसे दिल्ली में मिला लिया। इब्राहिम को मालवा पर लेकर मेवाड़ के शासक राणा सांगा से खतौली का युद्ध, जो कि 1517-18 ईस्वी में हुआ था, जिसमें किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। इब्राहिम लोदी व मुगल शासक बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और युद्ध भूमि में मारा गया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। सल्तनत कालीन प्रशासन। तो सल्तनत कालीन साम्राज्य धर्म प्रधान साम्राज्य था। सुल्तान केंद्रीय प्रशासन का प्रधान होता था तथा शासन की समस्त शक्तियां सुल्तान में निहित होती थीं। महमूद गजनवी विश्व का पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। केंद्रीय प्रशासन के 4 प्रमुख विभाग। पहला है दीवान ए विजारत। तो यह राजस्व विभाग था और इसका प्रमुख राज्य का वजीर कहलाता था। तुगलकों का काल विजारत का स्वर्ण काल था, जबकि बलबन का काल विजारत का निम्न काल था। अगला है दीवान ए अर्ज। तो यह एक सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना बलबन ने की थी। इसके प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। अगला है दीवान ए इंसा। तो यह एक शाही सचिवालय था।
इसके प्रमुख अधिकारी को दबीर ए खास कहा गया है। अगला है दीवान ए रसालत, तो यह एक विदेश विभाग था, परंतु कुछ इतिहासकार इसे धर्म से संबंधित मानते थे। इसके प्रमुख अधिकारी को सद्र कहा जाता था। अगला है दीवान ए वक्फ। इस विभाग की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। यह विभाग व्यय की कागजात की देखभाल करता था। अगला है दीवान ए रियासत। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। इस विभाग का कार्य बाजार नियंत्रण प्रणाली का क्रियान्वयन करना था। अगला है सहना ए मंडी, तो यह मूल्य निर्धारण करने वाला अधिकारी होता था। अगला है दीवान ए अमीर कोही, तो यह एक कृषि विभाग था। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। अगला है दीवान ए इश्तिहाक। यह एक पेंशन विभाग था। इसको फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। अगला है दीवान ए बंदगान। यह एक दास विभाग था। अगला है दीवान ए खैरात, तो यह एक दान विभाग था। अगला है दीवान ए मुस्तखराज। यह बकाया राशि वसूलने का वाला एक अधिकारी था। तो सल्तनत कालीन साम्राज्य का विभाजन कैसे हुआ था? तो सल्तनत कालीन प्रशासन का विभाजन इक्ता यानी प्रांत में हुआ था। इसका प्रधान अधिकारी इक्तादार मुक्तिबली नाजिम कहलाता था। इक्ता का विभाजन सिख यानी जिला में हुआ था। इसका प्रमुख सिकदार होता था। सिख का विभाजन परगना में हुआ था और इसके प्रमुख को आमिल कहा गया है। शासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वह थी ग्राम और इसके प्रमुख को खुद या गांव का जमींदार या मुकद्दम या गांव का मुखिया या चौधरी गांव का भूराजस्व अधिकारी होते थे और इनकी सहायता के लिए पटवारी होते थे। तो साम्राज्य का विभाजन जो हुआ था वह हुआ था इक्ता यानी प्रांत में और साम्राज्य के मुखिया को सुल्तान कहा गया है। इक्ता यह एक प्रांत था साम्राज्य के बाद। इसके प्रमुख को इक्तादार बली मुक्त या नाजिम कहा गया है और इक्ता का विभाजन सिख में हुआ था जिसे जिला कहा गया है। इसके प्रमुख को सिकदार कहा गया है। सिख का विभाजन परगना में हुआ था और इसके प्रमुख को आमिल कहा गया है और परगना का विभाजन ग्राम में हुआ है और इसके प्रमुख को खुद मुकद्दम या चौधरी कहा गया है। तो सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी जो थे वह पहला था कोतवाल, तो यह नगरों में शांति व्यवस्था स्थापित करने वाला होता था जिसे कोतवाल कहा गया है। अगला है सर ए जानदार, तो यह सुल्तान के अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। अगला है अमीर ए आखूर, तो यह अश्वशाला का प्रधान होता था। अगला है अमीर ए हाजिब या बारबक, तो यह शाही दरबार का शिष्टाचार एवं वैभव बनाए रखने वाला अधिकारी होता था। अगला है अमीर ए मजलिस, तो यह उत्सवों या त्योहारों का प्रबंध करने वाला अधिकारी होता था। अगला है काजी उल कुजात, तो यह प्रधान न्यायाधीश था। अगला है मुशरिफ ए मुमालिक, तो यह एक महालेखाकार यानी यह प्रांतों एवं अन्य विभागों का लेखा जोखा रखता था। अगला है मुस्तौफी ए मुमालिक, तो यह महालेखा परीक्षक था। यह समस्त लेखाओं की जांच करता था। अगला है मुतसरिक, तो यह कारखानों का अध्यक्ष होता था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने इसका सृजन किया था। अगला है मतसद्दी, तो यह बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था। अगला है मुहतसिब, यह जनता के आचरण का निरीक्षण करता था। अगला है सद्र सुदूर, तो यह धार्मिक मामले का प्रमुख होता था। अब सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था को देखते हैं। तो जो सल्तनत काल में सामान्यतः भू राजस्व 1/3 थी
लेकिन अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह भूराजस्व 1/2 वसूला जाता था। सल्तनत काल में भूमि के प्रकार। तो पहली है खालसा भूमि। यह राज्य की भूमि थी। यह ऐसी भूमि थी जिसकी आय सीधे सुल्तान के पास जाती थी। खालसा भूमि का सबसे ज़्यादा विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। अगला है इक्ता भूमि। तो यह भूमि सैनिक या असैनिक अधिकारियों का नकद वेतन देने के बदले दिया जाता था। यानी जो इक्ता भूमि थी, जो उस राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात होते थे, उनको वेतन न दिया जाके वही भूमि का टुकड़ा दिया जाता था वेतन के बदले में। अगला है मिल्क भूमि। तो यह धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला मुक्त भूमि थी। जो धार्मिक कार्य करते थे उनको यह ज़मीन फ्री में दी जाती थी। अगला है इनाम व वक्फ भूमि। तो यह इनाम व उपहार स्वरूप दिया जाने वाली भूमि इनाम भूमि कहलाती थी। यानी यह उपहार स्वरूप या भेंट स्वरूप दी जाती थी। सुल्तान की आय के प्रमुख साधन कौन कौन से थे? तो उस समय खराज वसूला जाता था, जो हिंदुओं से लिया जाने वाला एक भू राजस्व कर था। अगला है उस्र। यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था। अगला है जजिया। तो यह हिंदुओं से लिए जाने वाला एक धार्मिक सुरक्षा कर था। अगला है खुम्स या लूट का धन होता था, जिसे खुम्स कहा जाता था। अगला है ज़कात। तो यह मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। अब देखते हैं सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था। तो दिल्ली के सुल्तानों में इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने केंद्र में शाही सेना का गठन किया। सल्तनत कालीन केंद्रीय सेना को हरम ए कल्ब तथा प्रांतीय सेना को हरम ए अतरफ कहा जाता था, जबकि शाही घुड़सवार सेना को सवार ए वुल्फ कहा जाता था। बलबन पहला शासक था जिसने दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना किया था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने केंद्र में अस्थायी सेना रखा तथा उन्हें नगद वेतन दिया। वह सैनिक जिसके पास एक घोड़े होते थे, अलाउद्दीन ने उन्हें 234 टंका वार्षिक वेतन स्वयं देता था। ऐसे सैनिक जिनके पास 2 घोड़े होते थे, उन्हें वह 78 टंका अर्थात 78 प्लस 234 बराबर 312 टंका देता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों के हुलिया व घोड़े को दागने की प्रथा को शुरू किया था, और इस प्रथा को गयासुद्दीन तुगलक ने कड़ाई से लागू किया। सिकंदर लोदी ने सैन्य व्यवस्था को चेहरा प्रथा को लागू किया। अलाउद्दीन ने सेना में पदों का विभाजन दशमलव प्रणाली के आधार पर किया। यह दशमलव प्रणाली मंगोलों से ली गई थी। घुड़सवार सेना में 10 घुड़सवारों को एक टुकड़ी मानी जाती थी, जिसका प्रधान सरखेल होता था। 10 सरखेल के ऊपर एक सिपह सालार होता था और 10 सिपह सालार के ऊपर एक अमीर होता था। 10 अमीर के ऊपर एक मालिक होता था तथा 10 मालिक के ऊपर एक खान होता था। सेना का सर्वोच्च सेनानायक सुल्तान होता था। अब सल्तनत कालीन न्याय व्यवस्था। तो सल्तनत काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो था वह सुल्तान स्वयं होता था। उसके नीचे काजी उल कुजात होता था तथा बड़े बड़े नगरों में न्यायाधीश के रूप में अमीर ए दाद को नियुक्त किया गया था। कानून व्यवस्था। तो कुरान उस समय अरबी भाषा में लिखित इस्लामिक कानून का यह स्रोत था। इसके धार्मिक कानून
सरा या सारियत कहलाते थे। अगला है हदीस। तो यह पैगंबर मोहम्मद के कथनों या कर्मों का संग्रह था। जब कुरान से समस्या का समाधान नहीं होता था तब इसका सहारा लिया जाता था। अगला है इजमा। तो यह मुस्लिम धर्म विद्वानों द्वारा व्याख्यायित कानून था। अगला है कयास। इसमें तर्क के आधार पर कानून की व्याख्या की जाती थी। अब सल्तनत कालीन भू राजस्व की 3 प्रणालियाँ थी। नंबर 1 बटाई व्यवस्था। तो बटाई व्यवस्था को गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने अपनाया था। इसके अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण इस्लामी उपज से लिया जाता था। अगला है खेत बटाई, यानी खड़ी फसल के आधार पर बटाई होती थी। तो यह बुआई के तुरंत बाद खेत बांटकर राजस्व का बंटवारा कर लिया जाता था। अगला है लंक बटाई। तो इसमें फसल को गट्ठर यानी बोझा बनाकर उसको बांट लिया जाता था। अगला है रास बटाई। तो इसमें अनाज साफ करके बांटा जाता था। अब अगला है हुक्म ए मसाहत, यानी भूमि मापन इकाई। तो इसमें भूमि मापन के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। इस व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे शासक थे जो कुल उत्पादन का 1/2 भाग वसूल करते थे। मुक्ताई व्यवस्था। तो किसान व भू राजस्व अधिकारी की सहमति से जो लगान वसूला जाता था उसे मुक्ताई व्यवस्था कहते थे। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। तो सल्तनत काल में इंडो इस्लामिक शैली का उदय हुआ, जिसमें इस्लामी व भारतीय प्रभावों का मिश्रण है। इस शैली की प्रमुख विशेषता मेहराबों और गुंबदों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला है स्थापत्य कला। तो कुतुब मीनार की नींव 1199 ईस्वी में ऐबक ने यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, जिसे 1230-31 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे 5 मंजिला बनवाया। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। अगला है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो इस्लाम मस्जिद का निर्माण ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के विजय की स्मृति में करवाया था। पहले यह एक जैन मंदिर था, परंतु बाद में विष्णु मंदिर बना। अंत में इसे तोड़वाकर मस्जिद बनवाया गया। इसकी दीवारों पर कुरान की आयतें एवं श्रृंगार युक्त चित्र बने हुए हैं। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में पड़ता है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में करवाया था, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया है। पहले यह एक संस्कृत विद्यालय था जिसे विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। इसकी दीवारों पर हरकेल नामक अंश उल्लिखित किए गए हैं। अगला है सुल्तानगढ़ी। तो यह तो भारत का प्रथम मकबरा है, जो इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 12 से 31 ईस्वी में करवाया था। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा गया है। इसमें भूरे ग्रेफाइट पत्थर तथा संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इल्तुतमिश ने नागौर के अतारकिन दरवाजा, दिल्ली में जामा मस्जिद, बदायूं में शमसी तालाब तथा शमसी ईदगाह बनवाया। इल्तुतमिश का मकबरा। तो इसका मकबरा रजिया ने दिल्ली में बनवाया तथा इसकी दीवारों पर कुरान की आयतें लिखवाई। बलबन का मकबरा। तो इसको बलबन ने स्वयं बनवाया था। यह शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर आधारित था। भारत का प्रथम मकबरा है। सही अर्थों में मेहराबों का प्रयोग इसी मकबरे में हुआ है।
खिलजी कालीन स्थापत्य कला। तो इस काल में सुंदरता एवं सुडौलता पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस काल में सुंदर गुंबदों का निर्माण किया गया है। अगला है अलाई दरवाज़ा। तो 1311 ईस्वी में इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जो कि दिल्ली में है। इस दरवाजे में पहली बार गुंबद का आधार प्रदान करने के लिए भित्ति मेहराबों का प्रयोग किया गया है। इसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा गया है। इसके निर्माण में पहली बार वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हुआ है। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। मार्शल महोदय ने इसे इस्लामिक स्थापत्य खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है। अगला है जमैयत खाना मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के निकट करवाया था। तत्कालीन मस्जिदों में यह सबसे बड़ी मस्जिद थी। यह पूर्णतः इस्लामिक ढंग से बनी मस्जिद का सबसे पुराना उदाहरण है। अगला है हजार सीतून महल, यानी 1000 स्तंभों वाला महल। तो इसका निर्माण 1303 ईस्वी में सीरी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह चित्तौड़ विजय का स्मारक माना जाता है। अगला है हौज ए खास, जो कि यह एक तालाब था। इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया था। अब तुगलक कालीन स्थापत्य कला को देखते हैं। तो सल्तनत कालीन भवनों में सर्वाधिक निर्माण तुगलक काल में हुआ। इस काल में भवनों की सादगी व विशालता पर विशेष ध्यान दिया गया। तुगलक वास्तुकला की प्रमुख विशेषता इसकी ढलवा दीवारें थीं। अगला है तुगलकाबाद, से तीसरी दिल्ली भी कहा जाता है। इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण स्वयं गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था और यह कृत्रिम झील के बीच में बनाया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता ढलवा दीवारें हैं। इस मकबरे का शिखर हिंदू वास्तुकला के प्रतीक कलश के अनुसरण पर निर्मित है। इसका निर्माण लाल पत्थर व संगमरमर पत्थर से हुआ है। अगला है आदिलाबाद का किला, जो कि दिल्ली में है। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर में के समीप करवाया था। अगला है जहांपाना नगर। तो इसे चौथी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला है फिरोज शाह कोटला, जो कि फिरोजाबाद में है। इसे 5वीं दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला है फिरोज शाह का मकबरा, जो कि दिल्ली में है। यह एक वर्गाकार मकबरा है। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण स्वयं संगमरमर से करवाया था। इसकी दीवारों पर फूल पत्तियों का अलंकरण किया गया है। अगला है मदरसा ए फिरोज शाही, जो कि दिल्ली में है। इसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अगला है खाने जहां का तेलंगानी का मकबरा, जो कि दिल्ली में है। इस मकबरे का निर्माण खान ए तेलंगानी के पुत्र खाने जौना शाह ने करवाया था, जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के दक्षिण में स्थित है। यह भारत में निर्मित प्रथम अष्टभुजा मकबरा है। आगरा शहर, यह 1504 ईस्वी। तो इसका निर्माण सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में करवाया था। मोठ की मस्जिद, तो इसका निर्माण भी 1515 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने के वजीर मियाँ भुआ ने करवाया था। अगला है इब्राहिम लोदी का मकबरा। इसे बाबर ने इब्राहिम लोदी के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। अब देखते हैं सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था। तो तुर्कों के आगमन के बाद
भारत में मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी ने सोने के 64 से 66 ग्रेन के सिक्के चलाए। उसके इस सिक्के पर एक तरफ माता लक्ष्मी की आकृति तथा दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित किया गया है। मोहम्मद गोरी ने 37.5 से 48 ग्रेन का तांबे का सिक्का चलाया, जिसकी एक तरफ मोहम्मद बिन साम तथा दूसरी ओर सुल्तान को अंकित करके दिखाया गया है। महमूद गजनवी ने 160 ग्रेन सोने के सिक्के चलाए तथा 51 से 59 ग्रेन के बीच तांबे के सिक्के चलाए, जिस पर एक अमीर महमूद तथा दूसरी तरफ अश्वरोही की आकृति का अंकन किया गया है। दिल्ली सल्तनत काल में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने 175 ग्रेन का चांदी का टंका व 22 से 35.5 ग्रेन का तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया। इसने 8 ग्रेन का अदल नामक सिक्का भी चलाया। इल्तुतमिश के सिक्कों पर टकसाल नाम का अंकन भी मिलता है। अलाउद्दीन के सिक्कों पर सिकंदर ए सानी शब्द को अंकित किया गया है। दिल्ली सल्तनत में पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने के सिक्के चलाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने 140 ग्रेन का चांदी का अदल नामक सिक्का चलाया। बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सांकेतिक मुद्रा भी चलाए। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी के चिहल ओ हफ्तगनी तथा ससगनी नामक सिक्का चलाया, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने चांदी और तांबे का मिश्रित सिक्का अद्धा और बिठा चलाया। बहलोल लोदी ने जीतल के स्थान पर बहलोली सिक्का चलाया। सल्तनत कालीन शिक्षा एवं साहित्य। तो सल्तनत काल में प्रारंभिक शिक्षा के लिए मकतब तथा उच्च शिक्षा के लिए मदरसा हुआ करता था। इसके अतिरिक्त सूफी संतों का खानकाह भी इस्लामी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। महमूद गजनवी ने एक मदरसे की स्थापना की थी और उसूरी को उसका शिक्षक बनाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली में 2 मदरसे बनवाए। पहला मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा ए मुज्जी तथा दूसरा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के नाम पर मदरसा ए नासिरिया बनवाया और मिनहाज उस सिराज को इसका प्रधानाचार्य बनाया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार व्यावसायिक शिक्षा फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया। तुर्क की मातृभाषा तुर्की, प्रशासनिक भाषा फारसी तथा धार्मिक भाषा अरबी थी। भारत में फारसी भाषा का प्रथम केंद्र लाहौर था। सल्तनत काल में फारसी भाषा का केंद्र राज्य के फारसी भाषा को राज्य भाषा बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताज उल मासिर को लिखा। इल्तुतमिश के समय मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी को लिखना शुरू किया और नासिरुद्दीन महमूद के समय पूरा किया। बलबन कहाँ चला गया? इधर 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 साहित्य तुर्की भाषा। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताज उल मासिर को लिखा। इल्तुतमिश के समय मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी को लिखना शुरू किया और नासिरुद्दीन महमूद के समय पूरा किया। बलबन के समय अमीर खुसरो ने अमीर हसन ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। इसी ने फारसी भाषा का भारतीयकरण किया। इसी ने खड़ी बोली की शुरुआत की। अमीर खुसरो ने नूह सिपेहर
खजाइनुल फुतह, तुगलकनामा, आशिका तथा किरान उस सादेन नामक ग्रंथ की रचना की। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बद्र-ए-चाच ने शाहनामा तथा दीवान-ए-चाच नामक ग्रंथ लिखा। फिरोज शाह तुगलक के समय जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख-ए-फिरोजशाही का फतवा-ए-जहांदारी नामक ग्रंथ लिखा। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी जिसका नाम फुतुहात-ए-फिरोजशाही नाम से लिखा। लोदी शासक सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। सूफी संत जियाउद्दीन नक्शबी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। फिरोज शाह तुगलक के समय शम्स ए सिराज अफीक ने तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना की। सैयद शासक मुबारक शाह के समय याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख-ए-मुबारक शाही की रचना की जो सैयद वंश को जानने का एकमात्र स्रोत है। सल्तनत कालीन व्यापार। तो सल्तनत काल के शासकों ने व्यापार को अनेक प्रकार से प्रोत्साहित किया। इस समय व्यापारियों के समूह को तुज्जार-ए-खास कहा जाता था। इस काल में मुल्तानियान बड़े व्यापारी थे जो ऋण प्रदान करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सराय अदल में मुल्तानियों की नियुक्ति अधिकारियों के रूप में की थी। फिरोज शाह तुगलक के समय रतीबी और गैर रतीबी कारखानों की स्थापना हुई थी। रतीबी कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों को निश्चित वेतन मिलता था, जबकि गैर रतीबी कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों का उनके काम के अनुसार वेतन मिलता था। सल्तनत काल में आंतरिक व्यापार उन्नतशील अवस्था में था। इस काल में गुजरात एक व्यापार का मुख्य केंद्र था। यहाँ कपड़ा उद्योग उन्नतशील अवस्था में था। सल्तनत काल में लखनौती तथा देवगिरी से मलमल दिल्ली आता था। ढाका का मलमल विश्व प्रसिद्ध था, यानी जो ढाका का मलमल था वह विश्व प्रसिद्ध था। आगरा नील और गेहूं के लिए प्रसिद्ध था। सल्तनत काल में बयाना नील उत्पादन के लिए, कन्नौज इत्र व शक्कर के लिए, देवगिरी अनार और अंगूर के लिए, बनारस चांदी सोना के लिए, पश्चिम बंगाल चावल और रेशम के लिए प्रसिद्ध था। भारत के मालाबार तट से नारियल एवं मसाले विभिन्न देशों को भेजे जाते थे। दिल्ली सुल्तानों की अधिक रुचि दासों, घोड़ों और हाथियों में थी। हाथी के व्यापार पर सुल्तान का एकाधिकार होता था। भारत के गुजरात में स्थित खंभात के रेशमी वस्त्र इतना मूल्यवान था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार कर लिया तथा दिल्ली सल्तनत काल में अपने वाह्य व्यापार में भी उन्नत अवस्था में था। भारत का पश्चिमी देशों के साथ फारस की खाड़ी और लाल सागर से होता था। फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर हरमुजा बंदरगाह था और इसी बंदरगाह से भारत की वस्तु ईरान व खुरासान तक जाती थी। लाल सागर वाले मार्ग पर अदन व दिद्दा दो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे और यहाँ से वेनिस यानी इटली व्यापारियों द्वारा यूरोप भेजा जाता था। भारत में स्थल मार्ग का प्रमुख केंद्र मुल्तान था। भारत के स्थल मार्ग से आयातित होने वाली वस्तुओं में घोड़े सर्वाधिक थे। बगदाद के मार्ग से नील भेजा जाता था। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं के लिए देवल एक व्यापारिक केंद्र की भूमिका निभाता था। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से
लोदी वंश का यह पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको पसंद लगा हो या अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।